नमस्कार। स्वागत है आप लोग का आपके YouTube चैनल एजुकेशन थेरेपी में। बच्चों, यहाँ पर आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 6 विषय विज्ञान में पाठ 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है जीवों में अनुकूलन। चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को पढ़ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस पाठ में कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं जो हमको पढ़ने हैं, जिसमें से पहला बिंदु है जीवों का वास स्थान। सबसे पहले हमें क्या जानना है, इस पाठ में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो जीव हैं या सजीव, जीव नहीं कहेंगे, सजीव, सजीव जो हैं उनका वास स्थान यानी जहां वो रहते हैं, जहां वो रह सकते हैं या उनके रहने लायक जगह, उसको वास स्थान कहते हैं। तो उसके बारे में जानना है। अब भाई, सजीव भी अलग अलग तरह के हैं, जैसे जल में रहने वाले, हवा में उड़ने वाले, ठीक है, जमीन यानी धरती स्थल पे रहने वाले, तो उन सभी का वास स्थान, उनके बारे में पढ़ना है। दूसरा बिंदु क्या है, सजीवों में अनुकूलन और रूपांतरण। सजीवों में अनुकूलन, अनुकूलन का मतलब क्या होता है, जो हमारे लायक चीज हो, ठीक है, या कह सकते हैं जैसे अगर हम कहीं रह रहे हैं तो क्या वो हमारे रहने लायक है, उसको कहते हैं अनुकूलन। ठीक है। अब अनुकूलन बनाने के लिए क्या होता है, हम गांव में रहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई गांव में रह रहा है, ठीक है, तो अभी वो गांव के माहौल का, गांव के पर्यावरण का आदी हो गया है, ठीक है, उसमें रहने का। लेकिन एकाएक उसको भेज दिया जाए विदेश या कहीं कोई बड़ी सिटी, जैसे बंबई भेज दिया गया, दिल्ली भेज दिया जाए, तो वो वहां पे जाके क्या करेगा, खुद को धीरे धीरे एडजस्ट करेगा, यानी खुद के अंदर, खुद के विचारों में, खुद के बोलचाल में थोड़ा सा रूपांतरण लाएगा, ठीक है, उसको कहते हैं रूपांतरण यानी बदलाव। अब यहाँ पे एक चीज लिखा, परिस्थिति के अनुसार। तो परिस्थिति क्या थी, जब इंसान गांव में रह रहा था तो परिस्थिति गांव वाली थी, दूसरी थी। जब वो शहर में पहुंच गया तो परिस्थितियां बदल गई, ठीक है। तो परिस्थिति के अनुसार ही रूपांतरण होता है या किया जाता है। अब यहाँ पे हम प्राकृतिक रूपांतरण की बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं टॉपिक को। अब सबसे पहले है सजीव का वास स्थान। अब देखिए, सजीव का वास स्थान क्या होता है। सजीव का वास स्थान का मतलब है, यहाँ पे जो भी सजीव हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे जंतु हों, जो भी हैं, वो कहीं ना कहीं तो उगते हैं या रहते हैं। पौधों की बात करेंगे तो वो वहां पे उगते हैं, बढ़ते हैं, पनपते हैं। जंतुओं की बात करें तो वो कहीं पैदा होते हैं और उस जगह पे रहना शुरू करते हैं। जैसे मानव क्या करता है, मनुष्य पैदा होता है तो उसके लिए एक घर होता है, घर बनाता है, घर में रहता है, जल पानी की व्यवस्था करेगा, खाने की व्यवस्था करेगा, कपड़े की व्यवस्था करेगा, ठीक है, ये घर की व्यवस्था करेगा, सबकी व्यवस्था करता है और फिर वहां वो रहता है। वो क्या हो गया, वो उसका वास स्थान हो गया। लेकिन मनुष्य कहाँ रहेगा, मनुष्य स्थल पे रहता है। वैसे ही आप सोचेंगे, ये जो मछली है, मछली पानी के अंदर रहती है। अब मछली को अगर आप स्थल पे रखेंगे तो वो मर जाएगी। ऐसे ही जो जीव हैं, जैसे गाय, भेड़, बकरी या मनुष्य, अगर पानी के अंदर रहने चले जाएं तो मर जाएंगे, नहीं रह पाएंगे, ठीक है। कुछ देर के लिए आप जीवित रह सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए आप जीवित नहीं रह पाएंगे पानी के अंदर, ठीक है। तो ये है, ऐसी जगहों को जहां पे आप जीवित रह सकें, अपना जीवन यापन कर सकें, भोजन कर सकें, सुरक्षा कर सकें, प्रजनन कर सकें, इस तरह की दशाएं जहां आपके लिए उपलब्ध हैं, उसे हम वास स्थान कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग तरह के वास स्थान होते हैं, ठीक है। जैसे आप मनुष्य है या गाय, भेड़, बकरी है, तो ये स्थल पे रहते हैं, जमीन पे रहेंगे। देख, जमीन पे तो बहुत सब चीजें आती हैं, स्थल यानी स्थलीय क्षेत्र में रहेंगे। ऐसे ही कुछ जीव ऐसे हैं जो जलीय होते हैं, जैसे मछली हो गया, या जलीय पौधों की बात करें तो सिंगाड़ा, जलकुंभी, ये सब क्या है, ये जलीय पौधे हैं। तो जलीय जीव में क्या क्या आ गया आपका, मछली, सिंगाड़ा, जलकुंभी, ये सब आ गए जलीय जीव में। स्थलीय जीव में क्या आ गया, स्थलीय जीव में गाय, भेड़, बकरी, मनुष्य, नीम का पेड़, आम का पेड़, अमरूद का पेड़, महुआ आदि, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। अब इसी में एक चीज आता है, रेगिस्तान में रहने वाले जंतु, या जिसको हम कहते हैं मरुस्थलीय जीव। मरुस्थलीय जीव में हमारा ऊंट आ जाता है। ऊंट को हम क्या कहते हैं, मरुस्थल का जहाज, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं ना। ये मरुस्थल में भी रह लेता है। मरुस्थल में क्या होता है, सिर्फ बालू ही बालू होते हैं, पानी दूर दूर तक नहीं होता, धूप बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, पेड़ पौधे नहीं मिलते वहां पे।
बहुत कम पेड़ पौधे मिलते हैं, वो भी कटीले पेड़ पौधे मिलते हैं। ठीक है, तो ये मरुस्थलीय इलाका होता है, उसे कहते हैं। ऊंट वहाँ रह लेता है। ऐसे पौधों की बात करें तो बबूल का पेड़ वहाँ मिल जाएगा, नागफनी का मिल जाएगा, ये सब पेड़ रेगिस्तान में मिल जाएंगे। अब साथ में कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो उभयचर होते हैं। अब आप कहेंगे उभयचर क्या होता है? उभयचर का मतलब होता है ऐसे जीव जो जल और स्थल दोनों जगहों पे अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकें, अच्छे से रह सकें। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो मेढक, मेढक क्या करता है? पानी में भी रह लेता है और छटक के, पानी से छटक के बाहर आ जाता है, या कह सकते हैं निकल के आ जाता है। ठीक है, तो जमीन पे भी रह लेता है। वो पानी के अंदर जब वो रहता है तो वो श्वसन कैसे करता है? अब आप कहेंगे सर बाहर तो मेढक को हमने देखा है, पानी में भी देखा है, लेकिन पानी में वो कैसे जीवित रहता है और जमीन पर कैसे जीवित रहता है? तो पानी में मेढक क्या करता है? श्वसन करता है, यानी सांस लेता है तो वो अपनी त्वचा से लेता है। ठीक है, त्वचा के द्वारा सांस लेता है। और जब वो वही मेढक स्थल पर आ जाता है तो वो अपने फेफड़ों के द्वारा श्वसन करता है, यानी अपनी नाक के द्वारा श्वसन करता है। ठीक है, ये खासियत होती है मेढक में। चलिए, तो मेढक क्या हो गया? हमारा उभयचर प्राणी हो गया, जीव हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक टेबल बना है, तालिका बनी हुई है। यहाँ पे क्या कह रहा है? जंतु का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पौधे का नाम लिखा हुआ है। अब बताना है इनका वासस्थान क्या है, ये सब बताना है। यहाँ पे इन पौधों का वासस्थान क्या है। ठीक है, तो गाय, बैल ये कहाँ रहते हैं? ये स्थल पे रहते हैं। मछली जल में रहती है। मेढक जल और स्थल दोनों जगह रहता है। ऊंट मरुस्थल में रहता है। आम, आम हो गया, नीम हो गया, ये क्या है? स्थलीय पेड़ हैं। जलकुंभी, सिंगाड़ा ये क्या है? जलीय पौधे हैं। नागफनी रेगिस्तान का पौधा है, यानी मरुस्थल का पौधा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए, अब अनुकूलन की अगर हम बात करें एक बार, देखिए अनुकूलन आप देखे हैं कि मनुष्य स्थल पर आसानी से चल लेता है, चप्पल पहन के, जूता पहन के आराम से चल लेगा। लेकिन अगर हमें भेज दिया जाए रेगिस्तान में, तो क्या हम रेगिस्तान में लंबे समय तक जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। कारण, रेगिस्तान में गर्मी बहुत होती है। रेगिस्तान में बालू ही बालू होते हैं, जिसमें हम जूता चप्पल पहन के चल नहीं पाएंगे। अब रेगिस्तान में चलने के लिए प्रकृति ने ऊंट को बनाया है। ऊंट के पैर लंबे होते हैं और उनके तलवे जो होते हैं वो गद्देदार होते हैं। गद्देदार होने का फायदा क्या होता है? जब ऊंट का पैर गद्देदार जो होता है, वो जब रेगिस्तान में अपना पैर रखता है तो उसका पैर धंसता नहीं है। हम लोग अगर अपना पैर रखें, या जैसे घोड़े हो गए, बकरी हो गई, ये सब जब रेगिस्तान में अपना पैर रखेंगे तो इनका पैर बालू में धंस जाएगा, अंदर घुस जाएगा और चलने में दिक्कत होगी। लेकिन ऊंट के साथ ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब ऊंट को रेगिस्तान में चलने के लिए बनाया गया है। यानी ऊंट क्या है? ऊंट अपना जीवन रेगिस्तान में रहने के अनुकूल बना लिया है, या ऊंट ने अपना जीवन रेगिस्तान में रहने के अनुकूल बना लिया है। ठीक है, इसको कहते हैं अनुकूलन। अब लेकिन वही ऊंट अगर स्थल पर आ जाए तो उसको चलने में उतनी आसानी नहीं होती जितना वो रेगिस्तान में आसानी से चल पाएगा। चलिए, तो ये तो हो गया अनुकूलन। समझ गए आप कि अनुकूलन होता क्या है। अब यहाँ पे एक टॉपिक भी आ गया हमारा, सजीवों में अनुकूलन एवं रूपांतरण। अब देखिए, सजीवों में अनुकूलन एवं रूपांतरण। अनुकूलन तो आप समझ गए, रूपांतरण क्या होता है? रूपांतरण की बात करते हैं। रूपांतरण का मतलब हो गया, जैसे चिड़िया है। चिड़िया क्या है? चिड़िया एक वायवीय पक्षी है, यानी हवा में उड़ने वाला जीव है। और ऐसे ही आप देखेंगे तो बिल्ली हो गई, बकरी हो गई, ये क्या है? ये स्थल पर रहने वाले जीव हैं। तो स्थल पर रहते हैं तो आप देखेंगे इनके पास 4 पैर होते हैं और चिड़िया के पास 2 पैर होती है। तो जो बिल्ली के 4 पैर हैं, उनमें से जो आगे के 2 पैर होते हैं ना, वही पैर बदलकर उनका रूपांतरण हो गया है किसमें? चिड़िया के पंखों के रूप में। ठीक है, अब बिल्ली और चिड़िया का तुलना बस मैं करके बता रहा हूं कि जो बिल्ली के आगे के 2 पैर होते हैं वो बदलकर पंख के रूप में चिड़िया के ऊपर लग गए हैं। ठीक है, ऐसा होता है कि चिड़िया के पास भी, अगर हम कहें तो चिड़िया के पास भी 4 हैं,
लेकिन उनमें से 2 पैर बैठने के लिए इस्तेमाल करती है, बाकी जो 2 पैर हैं वो पैर पर में बदल गए हैं। चिड़िया के बाकी के 2 पैर, आगे वाले 2 पैर वो पर के यानी पंख के रूप में बदल गए हैं। ये बदलने का मतलब ये रूपांतरण हो गया। अब वो पंख के रूप में बदल गए हैं, तभी जो चिड़िया है, जो पक्षी हैं, वो हवा में आसानी से उड़ पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रूपांतरण। चलिए अब आते हैं मछली। जलीय जीव की बात करें हम, तो जलीय जीव क्या है? मछली है। मछली पानी में सांस कैसे लेती है? अपने गलफड़ों के द्वारा, या जिनको हम गिल्स कहते हैं, क्लोम कहते हैं। ठीक, इनके द्वारा मछली पानी में सांस लेती है। तो ये आप जान गए कि मछली पानी में जिंदा कैसे रहती है। अब एक चीज़ आपने और नोटिस किया होगा, या कह सकते हैं ध्यान दिया होगा, कि अगर हम अपना हाथ, या हम बहुत देर तक पानी में काम करें कोई, या पानी में अपना हाथ डाल के रखें, तो आप देखेंगे हमारे हाथों की जो स्किन है, हाथों की जो त्वचा है, वो सिकुड़ जाती है। लेकिन मछली के साथ ऐसा नहीं होता। मछली तो पूरा जीवन पानी में ही रहती है। उसके साथ क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके शरीर पे सल्क पाए जाते हैं, जलरोधी सल्क होते हैं, यानी वो जो त्वचा ऊपरी होती है मछली की, उस सल्क के अंदर पानी नहीं जा पाता, और इसीलिए पानी की मछली की त्वचा को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए अब यहां पे अनुकूलन कहते किसे हैं, एक बार देख लीजिए। प्रत्येक जीवधारी को किसी निवास स्थान पर रहने के लिए उपयुक्त दशाएं आवश्यक होती हैं। इन्हीं उपयुक्त दशाओं के अनुसार जीवधारी में अपने को ढालने की क्षमता का विकास होता है, जिसे हम अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, अनुकूलन क्या है? जहां भी, जिस जगह भी इंसान या कोई भी जीव खुद को ढाल ले और वहां पर अपने जीवन को जीवन काटने या व्यतीत करने लायक रूप में खुद को ढाल ले, उसको कहते हैं अनुकूलन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, एक तालिका यहाँ पे भी है, टेबल बना हुआ है। इसमें क्या कह रहा है? विभिन्न वातावरण में पाए जाने वाले जंतुओं एवं पौधों के नाम लिखिए। ठीक है, तो जलीय में कौन से जंतु हैं, कौन से पौधे हैं बताने, स्थलीय में जंतु और पौधे बताने हैं, मरुस्थल में जंतु और पौधे बताने हैं। देखिए, और उभयचर में कौन कौन से जंतु आते हैं वो बताने हैं। ये सारे जंतु 2-2, 3-3 मैंने ऊपर ही बता दिए हैं। आप एक बार अगर ध्यान से इस वीडियो को देखे होंगे अब तक, तो आराम से ये भर लेंगे, या एक बार रिपीट करके देखेंगे तो भी भर लेंगे। अब मैं चाहता हूं कि आप इसको भर के मुझे एक बार कमेंट में बताएं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां पर 3 वासस्थान है। 3 वासस्थान कौन कौन से? एक तो जलीय वासस्थान हो गया, यानी जल में रहने, बहुत से जीव जल में रहते हैं तो उसको जल का वासस्थान हो गया। बहुत से जीव हवा में रहते हैं या हवा में उड़ते हैं। और तीसरा हो गया हमारा स्थलीय। ठीक है, तो 3 तरह के वासस्थान हो गए। अब 3 तरह के जब वासस्थान है तो 3 तरह के अनुकूलन भी होंगे। अब इसमें से सबसे पहला हम जलीय अनुकूलन के बारे में जानते हैं। ठीक है, जलीय अनुकूलन। जलीय अनुकूलन, जल में रहने वाला जीव क्या है? जल में रहने वाला जीव होता है हमारा मछली। ठीक है, ऐसे बहुत से जीव हैं, तो मछली। अब मछली जल में रहने के अनुकूल कैसे है, उसका कारण यहाँ पे जानना है। देखिए, इनकी जो त्वचा होती है वो सल्क रोधी होती, मतलब जल रोधी होती है, यानी सल्क टाइप की ये त्वचा होती है इनकी, जिसके अंदर पानी नहीं जा पाता। ठीक, तो एक तो ये इनको पानी में रहने लायक बनाता है। दूसरा, इनके गलफड़े होते हैं यहाँ पे, गलफड़े यानी गिल्स होते हैं, जिनके द्वारा ये पानी के माध्यम से ही, पानी से ही ऑक्सीजन को ग्रहण कर पाती हैं। तो एक तो ये इनके लिए अनुकूल, इनको पानी में रहने के अनुकूल बनाता है। इनका जो शरीर होता है वो चपटा होता है। ठीक है, शरीर चपटा होता है, आपने देखा होगा मछली चपटी होती है। और इनमें गर्दन नहीं होती। ये जो गर्दन, हम लोग के पास गर्दन है ना, हमारा तो देखो शरीर से थोड़ी सी ऊंचाई पे जाके तब हमारा सर लगा होता है। इनका सर जो होता है, ये सर जो है ना, इनका शरीर से ही डायरेक्ट ऐसे देखिए जुड़ा है। ठीक है, गर्दन नहीं होती। और आंखें, आंखों पर एक निमेशक पटल होती है, जिससे ये पानी में आराम से देख पाती हैं। तो यही कारण है, यही कुछ कारण हैं जिनके कारण पानी में मछली रह पाती है। ठीक, इनके पंख होते हैं। ये पंख क्या करते हैं? ये इनको तैरने में सहायता करते हैं। ये पंख पानी में इधर उधर घूमने में, टहलने में, तैरने में सहायता करते हैं। तो इस तरह से
जलीय अनुकूलन का मतलब हो गया कि जो जीव उसमें रहते हैं वो खुद को उस पानी में रहने के अनुकूल बना चुके हैं। ठीक है, तो ये है जलीय अनुकूलन। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ जलीय पौधे भी होते हैं, जैसे देखिए सिंघाड़े का पौधा, यहाँ पे हाइड्रिला का पौधा, वेलिसनेरिया का पौधा, ये सब पौधे हैं जो पानी के अंदर ही रहते हैं। अब पौधे पानी में आप ऊपर देखते हैं कि जो आम का पेड़ है, नीम का पेड़, ये कठोर होते हैं, लेकिन आप कभी भी देखेंगे जलीय पौधों को तो आप देखेंगे वो बहुत मुलायम होते हैं। स्पंज, वो जो स्पंज होता है ना, स्पंज जो हाथ में दबा के जो सोफे में लगता है वो स्पंज, उसी तरह के होते हैं ये। उनको पौधों को आप पानी, जलीय पौधों को दबाएंगे तो आप स्पंज की तरह दबेगा वो। ठीक है, इनकी जो पत्तियां होती हैं इनमें वायुकोष अधिक होता है, जैसे जलकुंभी का पौधा हो गया। ठीक है, स्पंजी होता है, जलकुंभी का पौधा जो होता है वो स्पंजी होता है। ठीक है, इनमें जो पत्तियां होती हैं इन पत्तियों में रंध्र नहीं होते। रंध्र क्यों नहीं होते? क्योंकि ये पानी के अंदर रहते हैं, रंध्र होंगे तो पानी ज़्यादा अंदर जाएगा इन पौधों में। ठीक है, तो इनके अंदर रंध्र नहीं होते, रंध्र का अभाव होता है ताकि पानी अंदर ना जा पाए। और इनके ऊपर जो होता है ना, ये जलरोधी मोम या उपचर्म की परत होती है। एक जलरोधी का मतलब एक तरह से जैसे मछली पर सल्क लगे होते हैं, कुछ उसी प्रकार की एक जलरोधी चीज इन पौधों के ऊपर होती है, ताकि जिससे क्या होता है कि पानी में ये सड़ते नहीं, ये पौधे पानी में सड़ते नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये पौधे भी पानी के अंदर अपने आप को पानी में रहने के अनुकूल बना चुके हैं। अब ऐसे ही मेढक की बात करें, मेढक के पास क्या है? मेढक पानी में कैसे रह पाता है? वो त्वचा के द्वारा त्वचा के द्वारा सांस लेता है, और पानी में चलने के लिए क्या करता है? पानी में चलने के लिए उसके पैरों में पादजाल होते हैं। जो पीछे के पैर होते हैं, पश्चपाद यानी पीछे वाले पैर, उनमें पादजाल होते हैं। ठीक है, तो वो पादजाल इसके लिए पंख का कार्य करते हैं, एक तरह से पानी में तैरने वाले पंख का कार्य करते हैं। ठीक है, मेढक की, तो मेढक ने भी खुद को पानी में रहने के अनुकूल बना लिया है। ठीक है, चलिए, तो ये तो अनुकूलन हो गया। अब स्थलीय अनुकूलन की बात करें तो स्थलीय अनुकूलन की बात करें अगर हम, तो जैसे हो गया मनुष्य, हो गया बिल्ली, शेर, कुत्ता, भेड़, बकरी, या पौधों की बात करें तो नीम, अमरूद, महुआ, ये सब क्या है? ये सब स्थलीय पौधे हैं, जीव जंतु हैं। इनके अंदर मनुष्य की बात करें या भेड़ बकरी की बात करें तो इनके अंदर क्या होता है? ये स्थल पे रह लेते हैं, स्थल पे पेड़ पौधे खा के रहते हैं, मांस खा के रहते हैं। मनुष्य क्या करता है? दाल चावल रोटी खा के रहता है, घर बनाता है। ये सब क्या है? मनुष्य अपने आप को स्थल पे रहने के अनुकूल बना लिया है इसने। जो स्थलीय वातावरण है उसके में रहने के अनुकूल खुद को बना लिया है इसने। ऐसे ही जो आम अमरूद है, ये क्या है? ये पौधे जमीन पर ही लगते हैं, स्थल पर ही लगते हैं। इनको अगर पानी में आप लगा देंगे तो ये पेड़ सड़ जाएंगे, ये पेड़ बढ़ेंगे ही नहीं, लगेंगे ही नहीं। लेकिन इनको अगर आप स्थल पे लगाएंगे तो ये पेड़ बढ़ेंगे, लगेंगे, बढ़ेंगे, और साथ में आपको फल भी देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये पौधे भी वातावरण के अनुकूलित हैं, स्थलीय वातावरण के अनुकूलित हैं। ऐसे ही मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थलीय जीव क्या है? मरुस्थल का जहाज किसे कहते हैं, या रेगिस्तान का जहाज? ऊंट को कहते हैं। अब ऊंट में आप देखेंगे तो इनके पैर लंबे होते हैं, इनकी गर्दन लंबी होती है, इनके अंदर पानी को संचय करने की शक्ति होती है। शक्ति का मतलब पानी संचय करने की जगह इनके अंदर बनाई गई है। ऊंट में त्वचा खुरदरी होती है, इनके अधिक बाल होते हैं, पैर लंबे होते हैं और गद्देदार होते हैं तलवे इनके, जिससे रेगिस्तान में दौड़ने के लिए ये अनुकूलित होते हैं, रेगिस्तान में दौड़ सकते हैं। तो ये होते हैं रेगिस्तान के जहाज, जिन्हें हम ऊंट के नाम से जानते हैं। अब मरुस्थल में कुछ पौधे भी पाए जाते हैं। मरुस्थल में जो पौधे पाए जाते हैं ज़्यादातर वो कटीले होते हैं। कटीले इसलिए होते हैं, वो खुद को कटीला बनाते हैं इसलिए ताकि लोग उनको पौधों को छुएं ना। ठीक है, वो खुद की सुरक्षा करते हैं उन कांटों से। अब रेगिस्तान में धूप भी बहुत होता है, बहुत पानी की कमी होती है, तो इस तरह से ये जो पौधे होते हैं ना, ये खुद को इस तरह से अनुकूलित बना लेते हैं कि जैसे नागफनी है, ये नागफनी का आप देखेंगे एक तरफ से चपटा आकार होता है इनकी पत्तियों का,
मांसल होते हैं, यानी इनके अंदर अगर इनके छिलकों को आप ऊपर से उतार दें, इनकी ऊपरी परत निकाल दें, तो अंदर से आपको काफ़ी मांसल चीज़ मिलेगी जिसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, स्पंजी टाइप का होता है। ठीक है, ऐसे ही सतावर देख लीजिए, बड़वंडा हो गया, घिक्वार हो गया, ये सारे पौधे जो हैं क्या है, मरुस्थलीय पौधे हैं। इन्होंने खुद को मरुस्थल के अनुरूप ढाल लिया है, या मरुस्थलीय अनुकूलन के रूप इन्होंने अपने आप को बना लिया है। ये पौधे क्या करते हैं, जल का संचय कर लेते हैं, भोजन बना लेते हैं। इनका जो जड़ तंत्र होता है अधिक फैला हुआ होता है, ताकि भूमि में अधिक गहराई तक जाकर ये जल को खींच सकें, यानी इनका जड़ तंत्र काफ़ी बड़ा होता है। जो वाष्पोत्सर्जन होता है, यानी वाष्पन की क्रिया होती है, ये कम करती हैं इनकी पत्तियां। ठीक है, ये मांसल या कांटों या सल्कों के रूप में पाई जाती हैं, जैसे नागफनी, सतावर, भड़बांडा, घिक्वार। पत्तियों में रंध्र जो होते हैं वो गड्ढों में धंसे होते हैं, ताकि वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो, जैसे कनेर, यानी ये वाष्पोत्सर्जन नहीं करना चाहती। ये जो पेड़ होते हैं ये वाष्पोत्सर्जन बहुत कम से कम करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये है इनके मरुस्थल में जीवित रहने का कारण। अब आते हैं वायवीय अनुकूलन। वायवीय का मतलब जो हवा में जो पक्षी रह पाते हैं या उड़ पाते हैं उनके लिए। तो हवा में उड़ने वाले पक्षी तो पहले तो हमारी चिड़िया हो गई। ठीक, चिड़िया हो गई ना। अब जो चिड़िया है वो क्या करेगी, चिड़िया की बात करें तो चिड़िया बहुत आराम से हवा में उड़ लेती हैं, लेकिन हम मनुष्य नहीं उड़ पाते, या गाय, भेड़, बकरी ये सब नहीं उड़ पाते। ऐसा क्यों है, इसका कारण क्या है? अब इसके कारण की बात करें तो जो अनुकूलन है वो पक्षियों के अंदर है। हवा में उड़ने वाला अनुकूलन पक्षियों के अंदर है। कैसे कर पाते हैं? ये उड़ने वाले जो जीव होते हैं ये अपने शरीर को फुला लेते हैं और पंख फैला लेते हैं। तो जब शरीर को फुला लेते हैं तो शरीर इनका हल्का हो जाता है, आयतन बढ़ जाता है। ठीक, और पंख फैलाते हैं तो उस पंख में जो हड्डियां होती हैं, इनकी खोखली होती हैं, उसमें हवा भर जाती है और पंख उस हल्के शरीर को उड़ाने में आसानी प्रदान कर देते हैं। आसानी से पंख फड़फड़ाने से पक्षी उड़ जाते हैं। अब इनके ऊपर जो पंख होते हैं ये निश्चित दिशा में तो उड़ ही लेते हैं भाई, जिस तरफ चाहेंगे उस तरफ मुड़ लेंगे। इनके पास पक्षियों में पूंछ होती है ना, वो पूंछ की सहायता से वो दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी खुद को उड़ा सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं कीट। जो कीड़े होते हैं वो कैसे उड़ते हैं, उड़ने के लिए का अनुकूलन उनके अंदर कैसे आया। तो आप देखेंगे ये जो कीड़े होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, ये आकशेरुकी होते हैं। लेकिन जो आकशेरुकी जीव स्थल पर पाए जाते हैं उनकी तुलना में काफ़ी हल्के होते हैं ये। अब ये होते हैं हल्के, इनके पास अनुकूलन के कारण 2 जोड़ी पंख भी आ जाते हैं, शरीर भी हल्का हो गया और अनुकूलन के कारण पंख भी आ गए। अब जब पंख आ गए तो ये क्या करते हैं, अपने शरीर में जो है शरीर के अंदर हवा भर लेते हैं और पंख फड़फड़ाने लगते हैं और आसानी से उड़ पाते हैं। जैसे तितली हो गई, मधुमक्खी, ये सब क्या है, मधुमक्खी हो गई, मक्खी होगी आदि, ऐसे बहुत से छोटे छोटे कीट हैं जो आसानी से उड़ पाते हैं। आप देखेंगे इनके पास 2 जोड़ी पंख होते हैं, यानी टोटल गिनेंगे तो 4 पंख मिलेगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें पक्षियों में उड़ने की, तो पक्षी कैसे उड़ पाते हैं? ये भी हवा वाले वातावरण के अनुकूल हैं, वायवीय वातावरण के अनुकूल रहते हैं। इनका पक्षियों का यानी चिड़िया जो होती है, इनका आकार नौ का आकार होता है और धारारेखित शरीर होता है। इनके अग्रपाद जो आगे वाले पैर हैं वही पंखों में रूपांतरित हो गए हैं। ठीक है, वही पंख के रूप में बदल गए हैं। तो ये होता है रूपांतरण, और वही उनका उड़ने में सहायक होते हैं। हड्डियां जो होती हैं खोखली होती हैं ताकि इसमें वायु भरी जा सके, या वायु भरा होता है। अब वायु भरा होने के कारण ये क्या होता है, शरीर इनका हल्का हो जाता है। फेफड़े से जो जुड़े वायुकोश होते हैं उसमें भी क्या होती है, हवा भरी होती है। अब इतनी सारी हवा इनके शरीर में होती है जिससे शरीर हल्का हो जाता है और हल्का सा पंख फैलाते हैं ये पक्षी, तो आसानी से उड़ पाते हैं। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पे बहुत सारी चिड़िया आप जानते हैं, जैसे तोता, कबूतर, चील आदि, गिद्ध, ये सब क्या है, चिड़िया हैं। अब देखिए
यहाँ पर इतने अनुकूलन, इतने सारे जीवों के बारे में आपने जाना। अब आपने एक जीव सुना होगा डायनासोर, ठीक है। डायनासोर बहुत पुराना, कई लाखों वर्ष पहले ये पाए जाते थे। आज के समय में ये नहीं पाए जाते, यानी ये डायनासोर की प्रजाति जो है वो विलुप्त हो चुकी है, यानी खत्म हो चुकी है। लेकिन कुछ प्रजातियां खत्म होती हैं तो कुछ नई प्रजातियां पैदा भी हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा होता क्यों है? देखिए, विलुप्तीकरण एवं उद्भव, उद्भव मतलब पैदा होना, प्रक्रिया में वातावरण में होने वाले परिवर्तन तथा उसके लिए अनुकूलन का विशेष महत्व है। अब ये जो डायनासोर खत्म हुए, इसका कारण ये प्रकृति में या वातावरण में होने वाला कोई परिवर्तन था, और उसी में से जो उद्भव होता है वो वातावरण में होने वाले परिवर्तन के अनुकूल जो जीव खुद को ढालने लगता है धीरे धीरे, तो उससे नए नए उद्भव होने लगते हैं, ठीक है। तो यही कारण है, मतलब इस तरह से जीवों के साथ अनुकूलन और पर्यावरण परिवर्तन सब कुछ एक संबंध में लगे रहते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने इस पाठ जो चैप्टर है इसमें क्या क्या पढ़ा है, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, वह स्थान जहाँ पर किसी जीवधारी को पर्याप्त भोजन, सुरक्षा, प्रजनन तथा सभी अनुकूल दशाएं उपलब्ध होती हैं उसे वासस्थान कहते हैं। जल में रहने वाले जीव को जलीय जीव, स्थल पर रहने वाले जीवों को स्थलीय जीव, और जो जीव जल तथा स्थल दोनों जगहों पर रहते हैं उन्हें उभयचर कहते हैं। आकृति, आकार, रूप, रंग, संरचना अथवा आवास संबंधी लक्षणों में से ऐसा परिवर्तन जो जीवों को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है उसे अनुकूलन कहते हैं। यानी सीधी सी बात है, पर्यावरण में कोई जीव जिस जगह पे, जिस पर्यावरण में आसानी से अपने जीवन को जी सके, रह सके, उसे क्या कहेंगे हम? उसे अनुकूलन कहेंगे, ठीक है। मछलियों के शरीर पर स्थित जलरोधी सल्क, जलक्लोम, धारा रेखित शरीर जलीय जीवन के अनुकूलन है। ऊंट में संचय की क्षमता या जल संचय की क्षमता, खुरदुरी त्वचा, लंबे पैर, गद्देदार तलवे रेगिस्तान के लिए अनुकूलित होते हैं। अब एक चीज और, ऊंट के शरीर पे आपने देखा होगा इस तरह का एक आकार बना होता है, वहां पे इस आकार में ऊंट वसा को संचित रखता है। यहाँ पे वसा संचित रहती है जो कि उसके लिए एक तरह से भोजन का कार्य करती है बाद में। पक्षियों में अग्रपाद पंख के रूप में रूपांतरण, खोखली हड्डियां तथा वायु कोश उड़ने में सहायता करते हैं। तो ये मुख्य बिंदु हैं जो हमने इस पाठ में पढ़ा। यहां से आपके अभ्यास प्रश्न शुरू हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि पाठ पढ़ने के बाद आप इन अभ्यास प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। कम से कम ऊपर के 4 प्रश्न तो आप आसानी से कर ही पाएंगे, और कोशिश जरूर करिएगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।